नमस्कार छात्रों। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पत्र लगाए गए हैं उसमें से सत्र क्रमांक 6 के लिए प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के संदर्भ में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर तक हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 15 उसकी 2 इकाइयाँ हमने समाप्त की है। उसमें हमने अनुवाद और विज्ञापन को देखा है। आज से हम प्रश्न पत्र क्रमांक 16 जो है भाषा विज्ञान, इसमें से तीसरी जो इकाई है पद विज्ञान, उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले इस प्रश्न पत्र में भाषा विज्ञान, साथ ही साथ ध्वनि विज्ञान, स्वन विज्ञान, ये हमारे 2 पाठ हुए हैं। आज हम तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पद विज्ञान। सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि व्यवहारिक हिंदी जो प्रश्न पत्र क्रमांक 15 था उसमें हिंदी की उपादेयता किन क्षेत्रों में है उसको लेकर उसमें निर्धारित पाठ हम पढ़ रहे हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न पत्र है प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान, इसमें हम भाषा के विशिष्ट ज्ञान को देख रहे हैं। अर्थात भाषा के विशिष्ट ज्ञान से तात्पर्य यह है कि हम आज तक जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा किस तरह से निर्माण होती है, वह भाषा किस प्रकार से प्रयुक्त होती है, भाषा के ऐसे कौन कौन से अंग हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने 2 पाठ देखे हैं। तीसरा पाठ जो है पद विज्ञान से संबंधित है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाषा विज्ञान में हमने भाषा विज्ञान की परिभाषा देखी और उसमें यह भी देखा कि भाषा विज्ञान क्या काम करता है। तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान हमारे सामने लाता है। भाषा के जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं उन आयामों को हमारे सामने लाता है। भाषा के जो अनिवार्य अंग है उसको हमारे सामने लाता है। भाषा के अंग से तात्पर्य क्या है कि भाषा जिन अंगों के आधार पर या जिन तत्वों के आधार पर बनती है उसका विश्लेषण जो है भाषा विज्ञान हमारे सामने लाता है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको भाषा बनने के लिए अनिवार्य तत्व या उसके अंग जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा परिचय करा के दिया है। मुझे लगता है कि फिर से एक बार उसको देखना जरूरी है ताकि उससे ही हमें ये पद विज्ञान टॉपिक जो है समझ में आने वाला है। तो वहां पे देखिए, भाषा बनने के लिए हमने देखा था कि ध्वनि की आवश्यकता है। अर्थात मैं अभी आपके साथ जो वार्तालाप कर रहा हूं वह वार्तालाप मैं ध्वनि के माध्यम से कर पा रहा हूं। ध्वनि के साथ साथ भाषा के लिए आवश्यक है वर्ण। वर्ण से तात्पर्य यह है कि मैं जिस भाषा में या जिस ध्वनि के साथ बोल रहा हूं उन ध्वनियों को अगर लिखित रूप में अगर लिखना है तो वहां पे वर्णों की आवश्यकता होती है। अर्थात वर्ण मतलब ध्वनियों को दिए जाने वाले संकेत चिन्ह होते हैं। अर्थात हमारी वर्णमाला जो है ये हमारे वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद वर्ण के बाद शब्द आ जाता है। शब्द से तात्पर्य यह है कि सार्थक वर्ण समूह का जो भी कुछ समूह होता है उसे शब्द कहेंगे। अर्थात एक शब्द के भीतर अनेक सारे वर्ण आ सकते हैं और उसमें क्रमबद्धता होती है, उसमें निश्चित कोई तो अर्थ होता है। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि शब्द बनने के लिए वर्णों की आवश्यकता है और वर्ण ध्वनियों के रूप होते हैं। तो इसलिए शब्द भी भाषा की आवश्यकता है। तो हमने अब तक 3 आवश्यकताएं देखी, ध्वनि, वर्ण और तीसरा शब्द। उससे आगे जाकर भाषा के लिए आवश्यक तत्व है पद। पद से तात्पर्य यह है कि शब्दों के माध्यम से जो वाक्य बनता है और जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद के रूप में वहां पे स्वीकारा जाता है। पद से तात्पर्य यह है कि पद कभी भी अकेले या स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत नहीं होते, वो वाक्यों में ही आते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप में प्रस्तुत होता है। शब्दकोश में दिए हुए जितने भी सारे शब्द हैं वो सभी शब्द है, लेकिन वो पद नहीं है। इसके पीछे की वजह यह है कि पद उसे ही कहा जाता है कि वाक्य की आवश्यकता के अनुसार दिए गए शब्द में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं, कुछ बदलाव होते हैं और वह शब्द जो है पद के रूप में वहां पे स्थापित होता है। तो इस तरह से शब्द से आगे पद जो है भाषा की आवश्यकता है। अगली आवश्यकता जो है भाषा की वो है वाक्य। अर्थात भाषा का पूरा जो प्रयोग है या भाषा की पूरी जो रचना है वो वाक्यों के माध्यम से हम उसको इस्तेमाल करते हैं।
किसी के साथ जब बोलना है तो हम शब्दों के भीतर न बोलकर वाक्यों के भीतर बोलते हैं। अर्थात ये संवाद जो है एक प्रकार से वाक्यों के भीतर चलता है। तो वाक्य कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर बनते हैं। वाक्य में कोई तो एक कर्ता होता है, कोई तो एक कर्म होता है और कोई तो एक क्रिया होती है। तो इस तरह से भाषा की अगली आवश्यकता जो है वह है वाक्य। अर्थात अब तक हमने 5 आवश्यकताएं देखी, एक ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद और 5वां जो है वाक्य। वाक्य से आगे बढ़कर भाषा की जो आवश्यकता है वो है प्रोक्ति, जिसको हम एक अनुच्छेद कह सकते हैं, एक पूरा विचार कह सकते हैं। अर्थात हम जब कभी निबंध लिखा होगा हमने कभी, तो आपको याद होगा कि आप जब निबंध लिखते हैं तो उसमें आप बहुत सारे अनुच्छेद करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो उसका तात्पर्य यह है कि एक पैराग्राफ जो बनाया जाता है कि उसमें एक विचार प्रस्तुत किया जाता है और वह विचार जो है ज्यादा से ज्यादा 7-8 वाक्यों के भीतर प्रस्तुत होता है। अर्थात कोई भी वाक्य या कोई भी विचार जब प्रस्तुत होता है तो वह एक ही वाक्य में प्रस्तुत होगा ऐसा नहीं है। उसके लिए सहायक वाक्यों के रूप में, द्वियम वाक्यों के रूप में वहां पे अनेक सारे वाक्य लिखे जाते हैं, तभी जाकर वह एक संपूर्ण विचार जो है प्रस्तुत होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक से अधिक जहां पे वाक्य आ जाते हैं वो प्रोक्ति होती है, प्रोक्ति जिसको कहेंगे। अर्थात जिसमें पूरा मंतव्य जो है लेखक का या लिखने वाले का वहां पे प्रस्तुत होता है। तो ये भी एक वाक्य की भाषा की आवश्यकता है। और अंतिम आवश्यकता जो है भाषा की वह है अर्थ। भाषा पूर्णतः अर्थ के आधार पर प्रयुक्त होती है। भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द, पद, वाक्य या प्रोक्तियां जो भी होती है वो अर्थ के बिना निरर्थक है। अगर भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द निरर्थक है तो उसका कोई भी भाषा में मतलब नहीं है। अर्थात भाषा की आवश्यकता अनिवार्यता अर्थ है। इस आधार पर हमने समझ लिया कि भाषा बनने के लिए लगभग 7 चीजों की आवश्यकता है, 7 तत्वों की आवश्यकता है। पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा पद, चौथा शब्द, 5वां वाक्य, छठा जो है प्रोक्ति और 7वां जो है अर्थ। तो इस तरह से 7 आवश्यकताओं के आधार पर भाषा बनती है। अब हमने ध्वनि को लेकर इसके पहले चर्चा की है। आज हम अगला जो भाषा की आवश्यकता के रूप में या अंग के रूप में जो आने वाला जो टॉपिक है वो है पद विज्ञान। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। पद विज्ञान से मैंने अभी कहा था कि पद न तो शब्द होते हैं और न ही पूरा वाक्य होते हैं। अर्थात पद वह चीज है जो वाक्य की आवश्यकता के रूप में वहां पे वाक्य में प्रस्तुत होते हैं। इसलिए इसको कभी कभार पदबंध भी कहा जाता है, कभी कभार वाक्यांश भी कहा जाता है। पूर्ण वाक्य न होने के कारण इनको वाक्यांश भी कहते हैं या पदबंध भी कहते हैं। तो भाषा विज्ञान की भाषा में यहाँ पे पद क्या है इसको थोड़ा सा हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझने वाले हैं। पद शब्द के साथ विज्ञान शब्द जुड़ा है, तो इसमें यहाँ पे पद विज्ञान ये शब्द आ जाता है। इसका मतलब ये है कि भाषा में आने वाले अनिवार्य तत्व के रूप में जो पद होते हैं उसका विशिष्ट ज्ञान हासिल करना पद विज्ञान के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर सकते हैं या उसका अध्ययन किया जाता है। अर्थात पदों का विशिष्ट ज्ञान पद विज्ञान है। जिस प्रकार भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान है, उसी प्रकार पदों का विशिष्ट ज्ञान पद विज्ञान है। अर्थात आज हम इसमें देखने वाले हैं कि शब्दों से पद किस प्रकार भिन्न है, शब्द ही पद क्यों नहीं है, वाक्य की आवश्यकता पद कैसे है, वाक्य शब्दों के माध्यम से लिखे जाते हैं लेकिन उसमें शब्द न होकर पद होते हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, पद किन संबंध तत्वों के आधार पर बनते हैं, वो संबंध तत्व कौन कौन से हैं। लगभग ये सभी बातें जो है पद विज्ञान के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। पद विज्ञान एक प्रकार से हमारे लिए ये टॉपिक जो है इतना महत्वपूर्ण है, हम ये बारीकियां इस तरह से समझेंगे कि शब्द और पद आज तक हम एक ही प्रकार से मानते आए हैं, लेकिन जब आप इसमें सूक्ष्म अंतर को अब समझेंगे तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को समझने के बाद आप इसके बाद जो है कभी भी शब्द और पद एक है ऐसा नहीं कहेंगे। भाषा के अध्येता को या भाषा के छात्रों को इसका सूक्ष्म अंतर मालूम होना जरूरी है, क्योंकि आप जब कभी
वहाँ पे इंटरव्यू के लिए अगर अध्यापक के इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं भाषा के अध्यापक के रूप में, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा कि आपको जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो बहुत बार हम हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी असावधानी के कारण जो है हमने इसको बारे में उसके बारे में इतना पढ़ा न होने के कारण उत्तर हम दे देते हैं कि पद और शब्द एक ही है। तो प्रश्न पूछने वाला समझ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास भाषा का कितना ज्ञान है। तो मुझे आपको ये बताना है कि भविष्य में अगर इस प्रकार के प्रसंग आपके सामने आ जाते हैं तो आपको भाषा का छात्र होने के नाते ये सभी बातें मालूम होनी चाहिए। ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, पद क्या है, वाक्य क्या है, प्रोक्ति क्या है, अर्थ क्या है, इन सभी तत्वों की परिभाषाएं जो है आपको आनी चाहिए। और ये सभी परिभाषाएं जो है हमारे भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में दी है। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न पत्र हमारे लिए भाषा की समझ या भाषा का ज्ञान जो है वृद्धिंगत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस भाषा को बचपन से लेकर आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य में भी करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये भाषा की सूक्ष्म बातें जो है जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो उस दृष्टिकोण से भी इस टॉपिक को जो है थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भाषा के साथ या भाषा के संदर्भ में जो भी कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है वह अध्ययन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसके पीछे की वजह यह है कि जब आप भाषा का अध्ययन करते हैं या भाषा विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप अच्छी तरह से भाषा के प्रयोग को जानते हैं, भाषा के अंतर्गत आने वाले शब्दों के इस्तेमाल को जानते हैं, भाषा में आने वाले या मौजूद होने वाले जो शब्द होते हैं उसके चयन को जानते हैं। मतलब शब्द चयन, कौन से शब्दों को कहाँ पे बोलकर प्रस्तुत करना चाहिए, ये कला जब आप सीखते हो तो वहाँ पे समाज में जो आपको एक भाषा का अच्छा ज्ञाता के रूप में पहचान मिल सकती है। अर्थात जिस व्यक्ति को भाषा की अच्छी समझ होती है वह शब्द जो है तोल मोल कर वहां पे रखने की कोशिश करता है और अपनी भाषा में वो स्तरीयता लाता है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लेखक जो है इसी आधार पर विद्वान बनते हैं, लेखक बनते हैं, क्योंकि उनकी भाषा अनेक विभिन्न शब्दों से प्रस्तुत होती है और वो शब्द जो है अन्य लोगों की तुलना में, सामान्य लोगों की तुलना में थोड़े से विशिष्ट होते हैं। इसलिए उन लोगों को जो है भाषाविद कहा जाता है, भाषा के विद्वान कहा जाता है। वो सही जगह पे सही शब्द कौन सा इस्तेमाल करना जानते हैं और इस वजह से उनके द्वारा कहे गए, इनके द्वारा बोले बोले जो भी कुछ विचार है वो हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं और वो उसको हम पसंद भी करते हैं। बड़े बड़े वक्ता जो है इसी के आधार पर हम उनके वक्तृत्व की कला जो है प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। जिस व्यक्ति के पास भाषा का संपूर्ण